गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हाजिर हैं हम एक नया चैप्टर लेके जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चैप्टर शुरू करने से पहले उम्मीद आपसे यही करता हूँ कि जो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे, मास्क का यूज़ कर रहे होंगे और सैनिटाइजर्स का प्रयोग कर रहे होंगे, आप भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें, समाज को भी सुरक्षित रखें। चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखते हैं आज का विचार। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। क्या है सक्सेस? कभी भी जो काम हम कर रहे हैं, कभी कभार करते हैं, उससे नहीं आते हैं। काम जो हम कर रहे हैं वो अगर कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, स्मार्टली कर रहे हैं, इफेक्टिवली कर रहे हैं, तो ही हमें सक्सेस अचीव होता है। इस नोट के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं टाइमली, वो भी अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ, जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो आपने उपभोग पढ़ा होगा, उत्पादन पढ़ा होगा और व्यय पढ़ा है। ये जो है ये एक सर्कुलर फॉर्म में रहती हैं, अर्थात प्रोडक्शन जब करेंगे तो इनकम होगी, इनकम होगी तो हम खर्चा करेंगे और वही खर्चा जाके प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। तो इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ने के लिए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं उत्पादन के 4 मूल साधन जो कि आय के चक्रीय प्रवाह में मदद करते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत हम देखेंगे आर्थिक क्रियाएं। हम पहले भी जानते हैं आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, हम फिर पढ़ेंगे इसके अंदर मुख्य आर्थिक क्रियाओं को। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं वो कितने हैं और उनका आपस में क्या संबंध है। आय का जो चक्रीय प्रवाह है, इसकी परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल का हम अध्ययन करेंगे विद फाइनेंशियल मार्केट्स। फिर ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इकोनॉमी को 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे चलाते हैं, जिनकी मदद से आउटपुट होता है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यहाँ लेके चलते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड। ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हमें दिया है नेचर ने। इसमें वो सब वस्तुएं और शक्तियां शामिल होती हैं जो प्रकृति ने हमें मनुष्य को मुफ्त उपहार में दी है, ताकि हम अपना काम आसानी से कर सकें। इसमें जमीन आ सकती है, पानी आ सकता है, हवा है, गर्मी है, सर्दी है, जो कुछ भी, इवन सनलाइट है, वो हमें मिला है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें नदी भी है, पहाड़ भी हैं, खनिज पदार्थ भी हैं, ये सब हमारे लिए हैं। तो भूमि के ऊपर क्या है? भूमि के ऊपर जलवायु है, धूप है, प्रकाश है, गर्मी है, सर्दी है, बादल है, हवा है, मौसम है, ये भूमि के ऊपर हमें देखने को मिलता है। भूमि के सतह पे क्या है वो देखते हैं, मिट्टी है, पहाड़ है, नदियां हैं, झील है, तालाब हैं, वन है, जड़ी बूटियां आदि इसमें शामिल है। और भूमि के नीचे अगर हम देखें तो लोहा हमें मिलता है, खनिज पदार्थ अन्य प्रकार के, कोयला है, पेट्रोल है, ये सब मिलते हैं। इवन समुद्र भी हम इसके साथ लेके चलते हैं। अब जो भूमि हमें इतनी मददगार है, तो जो भूमि का स्वामी है उसको ये सेवाएं लेने के बदले क्या मिलेगा? अगर वो अपनी भूमि किसी को देता है तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा रेंट। तो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं जो लैंड का यूज करते हैं और यूज करने के बदले जो मुआवजा दिया जाता है उसे हम कहते हैं रेंट या लगान। नेक्स्ट इसके अंदर है लेबर। लेबर एक एक्टिव फोर्स है जो कि लैंड का प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेगा। तो लेबर जो है मार्शल के अनुसार श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वो हाथ से किया जाए या फिर मस्तिष्क से किया जाए। अर्थात इसके अंतर्गत हम या तो मैनुअल लेबर लेंगे जो हाथ से काम करता है, या मेंटल लेबर लेंगे यानी कि इंटेलेक्चुअल लेबर लेंगे जो कि दिमाग का इस्तेमाल करता है। सो मानवीय कार्य लेंगे हम, इसकी विशेषताएं अब हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जो है हम देख रहे हैं, इसके अंदर मानवीय कार्य है। इसके अंदर बैलगाड़ी जो है, बैल लेके चलता है, उसको नहीं स्टडी करेंगे। घोड़ा गाड़ी या तांगा है, घोड़े द्वारा तांगा खींचा जाता है, तो उसकी स्टडी हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कर रहे हैं ह्यूमन की, मैन की, लेबर की, जो कि ह्यूमन जो है वो अपना मानसिक और शारीरिक श्रम दे रहा है। तो इसके अंदर अगली विशेषता है शारीरिक
वह मानसिक कार्य इसके अंदर लेंगे। जैसे कुली जो है, पल्लेदार जो है, रिक्शा चलाने वाला है, ये शारीरिक श्रम देते हैं। इसके विपरीत आप डॉक्टर देखेंगे, वकील देखेंगे, ये सब क्या है, टीचर्स देखेंगे, ये अपना दिमाग का यूज करते हैं, तो ये मानसिक श्रम देते हैं। इन दोनों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आर्थिक है। जैसे आप एग्जाम्पल इसमें देखें कि घर में माता पिता की सेवा अगर एक नर्स करे तो हम उसे लेबर नहीं कहेंगे। हाँ, अगर वो हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल उसे पे करता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले, तो वो हम इसमें काउंट करेंगे कि वो लेबर है। कानूनी कार्य होना चाहिए। देखिए, शारीरिक और मानसिक काम ये तो चोर भी करता है, वो भी प्लानिंग करता है कि कहाँ चोरी करनी है, लेकिन वो इलीगल एक्टिविटी, हम उसे शामिल नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। इसी तरह से भीख मांगना, ये भी इलीगल है, तो हम ये जो एक्टिविटीज हैं ये लेबर के अंदर नहीं स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आया है कैपिटल। कैपिटल क्या है? मानव द्वारा निर्मित साधन है, प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि इस चीज का हमने पहले उत्पादन किया है और फिर इसके उत्पादन से आगे हम किसी और चीज का उत्पादन करने वाले हैं, तो ये बनेगी हमारी पूंजी, कैपिटल। ये जो है ये मानव निर्मित है, ये आय कमाने के लिए प्रयोग में की जाती है। इसमें वस्तुएं भी शामिल होती हैं। वस्तुओं का हम पहले उत्पादन करेंगे, फिर उन्हीं वस्तुओं से हम आगे कोई और वस्तु उत्पादित करेंगे। जैसे मशीनरी है, मशीनरी हमने पहले प्रोड्यूस की, फिर उस मशीन से हम आगे और कोई वस्तु और सेवा का उत्पादन करने में हमें मदद मिलती है। तो वस्तुएं इसमें शामिल होगी, रुपया इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो दो तरह की यहाँ पे हमने कैपिटल पढ़ी है, एक फाइनेंशियल कैपिटल जो रुपए पैसे में काउंट हो जाएगी, और एक रियल कैपिटल जो वस्तुओं के अंदर है, टूल्स के अंदर है, इक्विपमेंट्स के अंदर है, औजार हैं। जैसे यहाँ आपको डायग्राम पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ये प्लांट है, ठीक है, ये मशीनरी यूज हो गई, ट्रैक्टर जो किसान यूज करता है, ये फैक्ट्री के अंदर मशीन यूज हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लेके चलते हैं मशीनों को। इसके उदाहरण हम देखते हैं, मशीन है, औजार है, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, कच्चा माल हो, या फिर कच्चे माल से हमने कुछ तैयार कर रखा हो, कच्चा हम कह सकते हैं, सेमी फिनिश जिसे हम कहते हैं, या फिर बन के पूरा तैयार हो लेकिन बिका ना हो, तो वो हम लेके चलते हैं, स्टॉक है। तो स्टॉक भी क्या है? कैपिटल का ही पार्ट है। तो अब कैपिटल का जब हम यूज करते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल का, तो जब हम रुपया लेते हैं उधार, ये सारी चीजें प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी खरीदने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। जब हम पैसे का यूज करते हैं तो उस यूज के बदले जो आप कीमत चुकाएंगे उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट या ब्याज। तो हम ब्याज आगे यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है एंटरप्रेन्योर है, ये जो है उद्यमी हम इसे कहते हैं हिंदी में। ये एक व्यक्ति है जो किसी व्यवसाय की स्थापना करता है, बिजनेस इसी से चलता है। ये बाकी के जो 3 फैक्टर्स रह गए, हमने लेबर पढ़ा, हमने कैपिटल पढ़ा, ठीक है, हमने लैंड पढ़ा, इन सबको ऑर्गेनाइज करने का काम ये एंटरप्रेन्योर करता है। अगर ये नहीं होगा तो उनको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, वो ऐसे बिखरे रहेंगे। तो ये एक अकेला ऐसा है जो निर्णय लेता है इन सबको इकट्ठा करके क्या काम कराना है, कैसा कराना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए करना है। जोखिम ये उठाएगा कि उत्पादन बिकेगा नहीं बिकेगा, प्रॉफिट एंड लॉस इसी का होगा। ये फिर बाकी के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करेगा, कितने आपको लैंड की रिक्वायरमेंट, कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है, ये सब डिसीजन मेकिंग पावर ये है एंटरप्रेन्योर की। सो ये जो है इसकी विशेषताएं देखते हैं। ये मानवीय साधन है जो आर्थिक निर्णय लेगा और जोखिम उठाएगा। ठीक, ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, इवन ये सरकार भी हो सकती है जो ये डिसीजन लेगी। कौन से डिसीजन? निर्णय लेने का काम इसका होगा, क्या उत्पादन करना है, कैसा करना है, किसके लिए करना है, कौन सी तकनीक यूज करनी है, जोखिम ये उठाएगा, प्रबंधन ये करेगा। और इसके अंदर ये है वितरण। वितरण का मतलब होता है जब आप प्रोडक्शन कर देते हैं तो प्रोडक्शन करने में ये चारों साधन लगेंगे, लैंड भी लगेगी, लेबर भी लगेगा, कैपिटल भी लगेगा और एंटरप्रेन्योर भी लगेगा, सो उद्यमी भी लगा। तो ये सारा जो बंटवारा होगा, जितना भी हमने कामकाज किया है, उत्पादन किया है, तो वो उत्पादन, लगान, ब्याज, मजदूरी और इसको जो मिलता है वो लाभ है। तो ये बंटवारा काम करने का काम भी इसी का होता है। सो अब हम देखते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं जो सीमित साधन या दुर्लभ साधनों के माध्यम से होती हैं या आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं कुछ। वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन उपभोग,
उपभोग क्या है? आपको पता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनके अंदर यूटिलिटी होती है, वो हमने कंज्यूमर वाले चैप्टर में पढ़ा था। सो यूटिलिटी का यूज करना ही कंजम्पशन है। यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर है, जब आप उस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं इट मींस आप उसकी यूटिलिटी यूज कर रहे हैं। सो उपयोगिता का प्रयोग करना उपभोग कहलाएगा, वो भी आपने लिए। या फिर हम ये कह सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं का क्रय यानी कि खरीदना। अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए जब आप वस्तुओं को खरीदें और उनका प्रयोग करें तो वो उपभोग है। जैसे यहाँ आप लिखता होगा इस पिक्चर के अंदर ये बच्चा है, ये खाने पीने का सामान इसके आगे है, तो ये इसका यूज कर रहा है, इट मींस ये इसका कंजम्पशन कर रहा है। ये बच्ची है, ये पढ़ाई कर रही है, इसके साथ बुक्स हैं, ये बुक्स का कंजम्पशन कर रही है। ये गाड़ी है, गाड़ी के अंदर है, गाड़ी का ड्राइवर है, ये इसका यूज कर रहा है अपने यूज के लिए, तो ये कंजम्पशन है। ये एक फैमिली बैठी हुई है जो सोफे के ऊपर है, अपना टीवी वगैरह देख रही होगी, आराम कर रही है, तो ये भी सोफे का टीवी का जो है यूज कर रही है, तो हम इसे कहेंगे कंजम्पशन कर रही है। फिर है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? कच्चे माल को पक्के में बदलना, अब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड में कन्वर्ट करना है, और ये सब काम होगा साधनों की मदद से। और साधन जो अभी अभी हमने पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये सारे मिलेंगे, ये सारे मिलके क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। अब ये जो प्रोडक्शन है, कच्चे माल को पक्के में बदलना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टमाटर है, टमाटर से हम केचप बनाते हैं, तो हम कहेंगे प्रोडक्शन हुआ। या फिर हमारे पास अनाज है, अनाज से हम ब्रेड बनाते हैं, तो ये एक प्रोडक्शन हुआ। अब ये प्रोडक्शन या तो आप फॉर्म चेंज कर रहे हैं, यूटिलिटी इंक्रीज करना ही प्रोडक्शन होता है, ये किसी प्रोसेस के थ्रू ही होता है, ठीक है। सो प्रोडक्शन किसी प्रोसेस के थ्रू होगा और यूटिलिटी या वैल्यू इसमें इंक्रीज होती है। इसके अंदर हम नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक क्रिया में कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण क्या है? पूंजी निर्माण को हम निवेश भी कहते हैं, इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण क्या है? पूंजीगत वस्तुओं पर पैसा खर्च करना। तो पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? वो चीजें जो आगे आपको कोई और कमाई करने में मदद करें। उसमें आपके टूल्स आ सकते हैं, इक्विपमेंट्स आ सकते हैं, मशीनरी आ सकती है, कैपिटल हो सकता है, या फिर आप कहीं बिल्डिंग है, प्लांट है, ये सब आपका है। तो पूंजीगत वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्चा ही निवेश या पूंजी निर्माण कहलाता है, या आप कहीं पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करना। सो निवेश जो है वो स्थायी पूंजी भी हो सकती है, फिक्स्ड कैपिटल जैसा प्लांट है, मशीनरी है, जो कई सालों तक चलेगा, या फिर स्टॉक हो सकता है। स्टॉक किस चीज का होगा? चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे सेमी फिनिश्ड गुड्स का हो, या फिर फिनिश्ड गुड्स का हो। इसे हम कहते हैं उपभोग से अधिक उत्पादन। तो कुछ जो हमने उत्पादन किया वो उपभोग में आ गया, तो बाकी का क्या है? या तो स्टॉक में जाएगा या फिर वो एज ए मशीनरी या रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। बट यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल को हम नहीं लेंगे, वो हम कहेंगे कि वो पूंजी निर्माण में मदद तो कर रहा है, वो ऐसे रॉ मटेरियल है, फिक्स्ड एसेट नहीं है वो, ठीक है, तो वो मदद करता है उत्पादन में। सो अर्थव्यवस्था की इससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है। तो जितने ज्यादा प्लांट होगा, मशीनरी होगा, टूल्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, मशीन्स होंगी, ये सब आपकी कैपेसिटी जो प्रोडक्शन की है देश के चलाने के लिए वो ज्यादा बढ़ेगी। जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन एक देश के अंदर होगा उतना ही ज्यादा आप समझ सकते हैं कि रोजगार लोगों को मिलेगा, जो साधन है हमारे भूमि, पूंजी, उन सब का अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन है। सो प्रोडक्शन या तो कंजम्पशन के लिए किया जाएगा या फिर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। अब सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, या एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं हम लेके चलते हैं। 4 सेक्टर्स हैं। फर्स्ट इसके अंदर है परिवार क्षेत्र। देखिए हमने पढ़े थे 4 फैक्टर्स, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। ये चारों रहते कहां हैं? ये चारों रहते हैं परिवार क्षेत्र के पास। परिवार क्षेत्र इन सब का ओनर है, चारों फैक्टर्स का। तो चारों साधनों का ये मालिक है। अपनी साधन सेवाएं ये क्या करेंगे? फर्मों को बेचेंगे, यानी कि प्रोड्यूसर्स को। ये चारों साधन प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाते हैं। अब ये गए, इन्होंने काम किया, तो काम के बदले में इन्हें क्या मिलेगा? इन्हें मिलेगा, लैंड को मिलेगा रेंट, कैपिटल पे मिलेगा इंटरेस्ट, लेबर को मिलेगी मजदूरी, और एंटरप्रेन्योर रखेगा अपना लाभ या प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम या साधन आय। तो लगान प्लस ब्याज प्लस मजदूरी प्लस लाभ,
इन सबको जोड़ लें तो ये एक अर्थव्यवस्था की घरेलू आय बन जाते हैं। तो इसे हम कहेंगे ये फैक्टर इनकम है। तो साधन आय को वस्तु या सेवा खरीदने के लिए ये परिवार क्षेत्र जो है खर्चा करता है और वो पैसा फिर उत्पादक के पास चला जाता है। परिवार क्षेत्र सरकार को टैक्स देता है, दान चंदा देता है, सरकार से बदले में बुढ़ापा पेंशन है, स्कॉलरशिप है, स्टाइपेंड है, ठीक है, ये आदि प्राप्त करता है। विदेशों में ये साधन बेचता है और बेचने के बदले विदेशों से साधन आय प्राप्त करता है। सेकेंड इसके अंदर जो है प्रोड्यूसर सेक्टर है। ये क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर बाकी के जो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे जो कि परिवार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनसे ये चारों साधन लेता है। अब उत्पादक क्षेत्र सरकारी भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है, एक व्यक्ति का भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप में भी हो सकता है। ये परिवार क्षेत्र से साधनों को खरीद कर उत्पादन प्रक्रिया चालू करना इसका काम है। तो उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा? साधनों को इकट्ठा करेगा और उनकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करता है। साधनों को जब लिया है तो बदले में उनको पेमेंट देगा और वो पेमेंट एज ए रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में जाती है। उत्पादन जब बेचता है तो वो सरकार भी ले सकती है इससे और परिवार क्षेत्र भी ले सकता है। तो दोनों को ही बेचता है, बेच के अपने पैसे ये कमाता है। सरकार से इससे सब्सिडी मिलती है काम करने के बदले। अगर किसी काम के बदले सरकार ने सब्सिडी दे रखी है तो जैसे गैस सिलेंडर के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो जो गैस को प्रोड्यूस करने वाली एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो सरकार से सब्सिडी लेती हैं। सरकार को वो डोनेशंस देती हैं, सरकार को टैक्स देती हैं और परिवार क्षेत्र भी सरकार को टैक्स देता है और डोनेशंस भी देता है। विदेशों से निर्यात होता है इस सेक्टर का। ये सेक्टर जब प्रोडक्शन करेगा तो प्रोडक्शन अपने देश में तो भेजा ही इसने परिवार को और सरकार को, तो ये क्या करता है? फालतू का बचा हुआ ये निर्यात भी कर देता है। तो निर्यात करने से पैसे इसे मिल जाएंगे विदेशों से। और आयात करता है, वो पूंजी आयात कर सकता है, वो वस्तुएं आयात कर सकता है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में या मशीनरी आयात कर सकता है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर विदेशों से संपर्क करता है। वित्त बाजार में ये अपनी बचतें डालेगा और उधार लेगा। जब बचत डाली है तो ब्याज मिल जाएगा, उधार लिया है तो ब्याज देना पड़ेगा। थर्ड इसके अंदर आता है गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नमेंट जो है एज ए प्रोड्यूसर नहीं है, जनरल गवर्नमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सामान्य सरकार की बात कर रहे हैं। सामान्य सरकार क्या है? परिवार से साधन लेती है, साधन लेगी परिवार क्षेत्र से और उत्पादक क्षेत्र से जो उसने वस्तुएं बनाई है वो खरीदेगी, बदले में पेमेंट कर देगी। सरकार जो है यहाँ पर सामान्य सरकार की हम बात कर रहे हैं, ये कल्याण के लिए पैसे खर्च करती है, जैसे बुढ़ापा पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है बच्चों को, SCBC का स्टाइपेंड दिया जाता है। ये सब कल्याण के लिए खर्चा है। इसका कोई लाभ उद्देश्य नहीं है क्योंकि ये एज ए यहाँ पर प्रोड्यूसर नहीं हम लेके चलते हैं। विदेशों से जो भी इंपोर्ट होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। विदेशियों से डोनेशंस भी लेती है और डोनेशंस देती भी है। वित्तीय बाजार से सरकार लोन भी ले लेती है, लोन के बदले ब्याज देगी और बचत भी रखती है तो बदले में वो इंटरेस्ट यानी ब्याज प्राप्त करेगी। अब शेष विश्व क्षेत्र है। शेष विश्व क्षेत्र क्या है? जो एक अर्थव्यवस्था है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अलावा कितनी अर्थव्यवस्थाएं बच गई वो हमारे लिए क्या है? शेष विश्व कहलाती हैं, या विदेशी क्षेत्र भी हम इसे कहते हैं। शेष विश्व क्षेत्र कहें या विदेशी क्षेत्र, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसे इंग्लिश में कहते हैं। सो विदेशों के साथ जो भी लेन देन होता है वो हम इसमें देखते हैं, आयात किए जाते हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था द्वारा विदेशी सामान को खरीदा जाए तो हम कहेंगे आयात। जब आयात किए जाते हैं तो हम उनकी पेमेंट करते हैं। निर्यात, जब हम घरेलू अर्थव्यवस्था द्वारा अपने सामान को विदेशों में बेचा जाता है तो बेचने के बदले रिसिप्ट प्राप्त होगी, तो निर्यात के बदले हमें पैसा विदेशों से प्राप्त होता है। ये आयात निर्यात के ऊपर टैक्स लगते हैं जो कि सरकार को दिए जाते हैं। विदेशों को सरकार डोनेशंस भी देती है, विदेशियों से सरकार को डोनेशन मिलता भी है। परिवार क्षेत्र से साधन जाते हैं शेष विश्व में, वहां से साधन आय परिवार क्षेत्र कमाता है। वित्त बाजार में ये शेष विश्व क्षेत्र जो है अपना पैसा लगाता है
और वहां पर जो पैसा लगाया है उससे, इन्वेस्टमेंट से अपने रिटर्न्स लेता है, या बचत किया है तो बदले में इंटरेस्ट लेता है। अब हम देखते हैं ये जो चारों क्षेत्र थे, इनके माध्यम से उत्पादन होता है, देश में आय बनती है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है। अब हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन। सर्कल के अंदर ये रहता है इनकम जो है, जैसे आप अपने आप को देखें या हमारे शरीर के अंदर देखें कि ब्लड सर्कुलेशन में रहता है, अगर सर्कुलेट नहीं होगा तो हम रुक जाएंगे, मींस हम डेड हो जाएंगे अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। इसी तरह एक इकोनॉमी के साथ है, अगर उसके इकोनॉमी के अंदर फ्लो नहीं हो रहा है इनकम का, तो वो इकोनॉमी रुक जाती है, उसकी जीडीपी डाउन होने लग जाती है और वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है। तो इसीलिए इकोनॉमी को फ्लो में रखना है, और उस फ्लो को ही अब हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे रहती है। देखिए, सबसे पहले चारों फैक्टर्स जाते हैं। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये सारे प्रोड्यूसर के पास गए। इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन किया। यहाँ पे प्रोडक्शन किया तो फैक्टर्स को इनकम मिली। अब इनकम मिलेगी रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। वो होगा क्या, उससे होगा खर्चा, और वही खर्चा जो है वो एज ए प्रोड्यूसर के पास चला गया। तो ये एक फ्लो बन गया। अब ये फ्लो जो है वो प्रोडक्शन, आप देखें, फिर हमारी इनकम बनी, जिसे हम कहते हैं आय का सृजन, साधनों की मदद से प्रोडक्शन को। इनकम में क्या हुआ, चार फैक्टर्स ने काम किया, तो आय का बंटवारा किया साधनों में, वो एज ए रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हो गया। अब यही पैसा यहाँ पे खर्च हो गया, क्या, जो हम प्रोड्यूसर से सामान खरीदा है उसके ऊपर, चाहे वो हमने गाड़ी खरीदी हो, खाने पीने का सामान खरीदा हो, बुक्स खरीदी हो, और सुई धागे से लेकर हवाई जहाज तक हजारों लाखों करोड़ों वस्तुएं हैं जो कि प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, तो वो वहां पर खर्च की जाती हैं साधनों से, जो कमाई की है उसके माध्यम से। अब ये प्रोडक्शन जो है वो इक्वल हो गया इनकम के, और इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ये एक सर्कुलर फ्लो है कि प्रोडक्शन जितना हुआ वो एज ए इनकम आया, और इनकम जो थी वो खर्च हो गई। अब सेविंग की है, सेविंग चैनलाइज होकर इन्वेस्टमेंट में चली गई, वो भी मशीनों के ऊपर खर्चा हो गया। तो इस तरीके से ये ट्रिपल आइडेंटिटी बनती है, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि उत्पादन, आय और व्यय, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आपस में जो निर्भरता है, आपस में जो डिपेंडेंस है, और उस निर्भरता को आय या उत्पादन का चक्रीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों हमने पीछे सेक्टर्स पढ़े थे, वो आपस में भी काम करते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आपसी निर्भरता को आय या उत्पादन का चक्रीय प्रभाव कहते हैं, और ये लगातार चलता है, ये रुकता नहीं है। रुक जाएगा तो अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। तो ये, इसका कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि पहले कौन आया, जैसे मुर्गी आई कि अंडा आया, तो ये एक डिबेटेबल इशू है। तो यहाँ पर हम कहेंगे प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन किससे हुआ, फैक्टर्स से हुआ। फैक्टर्स ने कब किया, जब उन्हें इनकम मिली तो उन्होंने क्या किया, खर्चा किया। तो खर्चा हुआ कब हुआ, जब प्रोडक्शन हुआ होगा। तो ये इंटरकनेक्टेड है, तो इसका कोई आरंभ नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। अब हम देखते हैं टू सेक्टर मॉडल। इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर्स में डालते हैं, और फिर उनके साथ एक पांचवा जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स हम यहाँ लेके चलते हैं, उसकी डिटेल अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं। टू सेक्टर मॉडल है। टू सेक्टर में आप देखें, ये एक परिवार है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, परिवार क्षेत्र है, ये प्रोड्यूसर है सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र। अब क्या है, परिवार के पास जो कि ओनर है चारों फैक्टर्स का, लैंड उसके पास, लेबर उसके पास, कैपिटल उसके पास, उद्यमी उसके पास, ये जो है यहाँ पर प्रोड्यूसर को दे देगा। अब प्रोड्यूसर को दे देगा तो बदले में वो क्या लेगा, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इसे हम कहते हैं साधन बाजार, यानी साधन बिके और बदले में आय कमाई गई। फिर देखें हम इसके अंदर, ये हमारे लैंड, लेबर गया, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आया। अब यहां पर सभी साधनों ने मिलकर क्या किया, उत्पादन किया। और वो उत्पादन क्या है, ये आप रेड मार्क देखेंगे
तो उत्पादन क्या है, परिवार क्षेत्र ने उत्पादन खरीद लिया उत्पादक से, जब खरीदा है तो बदले में क्या हो गई, पेमेंट हो गई। इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, ये था साधन बाजार, ये वाला, और ये था वस्तु बाजार, वस्तुओं का खरीदना और बेचना। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो मनी है वो आप देखें, जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं कि रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हमें मिला प्रोड्यूसर से, और बदले में हमने प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे थे। बदले में हमने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये हो गया हमारा मनी फ्लो। ठीक है, मौद्रिक प्रवाह कहते हैं कि पैसा एक से आया और दूसरे के पास चला गया। रियल फ्लो क्या है, जो रेड लाइंस आपकी हैं वो आपके रियल फ्लो को दिखाती हैं कि रियल फ्लो में पैसा नहीं है, मनी नहीं है। यहां पे क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। सो गुड्स यहां पर हैं, आपको नजर आती हैं ये गुड्स जो कि उत्पादक ने दी हैं परिवार क्षेत्र को, और बदले में इधर क्या गया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर गया था, तभी ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होके यहाँ पे आ गई। तो इसे हम कहते हैं रियल फ्लो। तो इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो रहता है और रियल फ्लो रहता है। तो अब हम जो आगे डायग्राम्स पढ़ रहे हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि इसके अंदर पौच ना हो जाए और खिचड़ी ना बन जाए, तो हम सिंपली इसके अंदर मनी फ्लो को ज्यादा लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों के लिए क्या आ गया है, फाइनेंशियल सेक्टर हम लेके चलते हैं, इनके लिए बिचौलिए का काम करता है। हाउस होल्ड सेक्टर, परिवार क्षेत्र ने इसके अंदर सेविंग डाल दी, सेविंग डाल दी। अब ये पैसा बैंक के पास आ गया। बैंक क्या करता है, इसी पैसे को आगे प्रोड्यूसर को इन्वेस्ट करने के लिए उधार दे देता है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट, जब सेविंग गई तो बदले में क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया है तो बदले में ब्याज चला जाएगा। तो ये फाइनेंशियल मार्केट के साथ इन दोनों का रिलेशन हो गया। ठीक है, अब इनके साथ हम देखते हैं गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट क्या है, दोनों से, हाउस होल्ड से भी और प्रोड्यूसर से भी, इन दोनों से क्या करेगी, टैक्स ले लेगी। ये डायरेक्ट टैक्सेस दे देंगे अपने, ये भी अपना कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स दे देगा, और इनडायरेक्ट टैक्स भी, दोनों ही टैक्सेस को दोनों ही हम यहां लेके चल रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूसर को सब्सिडीज भी देती है। ठीक है, और हाउस होल्ड जो है गवर्नमेंट को फैक्टर्स भी देता है, साधन भी देता है। तो जब गवर्नमेंट साधन लेगी तो बदले में इसकी पेमेंट कर देगी। ठीक है, और जब प्रोड्यूसर से भी गुड्स खरीदेगी तो बदले में इसकी पेमेंट कर देगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो टैक्सेस लिए गए हैं दोनों से, उसके बाद दोनों को फैक्टर पेमेंट और ये पेमेंट हो गई है इस डायग्राम के माध्यम से। देखें, ये देखिए, टैक्सेस दोनों ने दिए, परिवार क्षेत्र ने भी दिया और उत्पादक ने भी दिया। ये हाउस होल्ड हो गया। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से बार बार रिपीटिशन हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो टैक्सेस दोनों ने दिए, हाउस होल्ड ने फैक्टर्स दिए थे तो इधर फैक्टर्स चले गए हैं। ठीक है, फैक्टर्स की पेमेंट हो जाएगी, ये एरो देखें, ये फैक्टर पेमेंट हो जाएगी, या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स वन साइडेड पेमेंट है, जो सरकार क्या करती है, एक तरफा है, या तो हाउस होल्ड दे दे या बदले में इन रिटर्न कुछ नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, दिया बस, लिया कुछ नहीं। जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स में आप कह सकते हैं ओल्ड एज पेंशन जाती हैं परिवार क्षेत्र के पास, सरकार देती है, बुढ़ापा पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है, स्टाइपेंड देती है, इस तरीके से जाता है। और इसकी तरफ से भी ट्रांसफर्स आती हैं, हाउस होल्ड की तरफ से भी डोनेशंस हैं, जैसे अभी कोरोना रिलीफ फंड में परिवार वालों ने भी दिया है और प्रोड्यूसर्स ने भी डोनेशंस किए हैं, तो वो दोनों के दोनों गवर्नमेंट के पास ऐसे ट्रांसफर गए हैं। तो गवर्नमेंट खरीद रही है तो पेमेंट कर रही है।
अब फाइनेंशियल सेक्टर के साथ भी क्या है गवर्नमेंट का, इन दोनों का तो हमने पहले पढ़ लिया था। फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट क्या अपनी सेविंग डाल देगी और लोन्स ले लेती है। लोन लेती है तो बदले में इंटरेस्ट ले लेगी, और सेविंग्स की है तो बदले में इंटरेस्ट ले लेगी। और फाइनेंशियल सेक्टर का खाली यहाँ ये मतलब नहीं है कि ये बैंक है, यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट भी लेके चलते हैं, ठीक है। शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स खरीदे जाना, बेचे जाना, ये सब फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है, ठीक है। तो अकेले बैंक नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये फोर्थ हम लेके आए यहाँ पे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर देखें, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर ने जो है इंपोर्ट किया है वो इंपोर्ट की पेमेंट होगी। तो यानी कि यहां से क्या हुआ, इंपोर्ट हमने किया, इंपोर्ट करने के बदले उसको पेमेंट दे दी, ठीक है, ये प्रोड्यूसर का काम हो गया। और एक्सपोर्ट किए थे तो उसकी पेमेंट आ गई। तो एक्सपोर्ट करने के बदले तो पैसे मिल रहे हैं प्रोड्यूसर को, और इंपोर्ट करने के बदले पैसे दिए जा रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी शेष विश्व को। अब ऐसे ही हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो भी सामान खरीदता है, सामान खरीदने के बदले पेमेंट ऑफ इंपोर्ट हो गया, और ये फैक्टर्स देता है, यानी कि परिवार से ही विदेशों में काम करने के लिए साधन जाते हैं, चाहे आप वहां पे आप इन्वेस्ट कर दें या फिर लेबर जाती है वहां पे काम करने के लिए, चारों फैक्टर्स हैं, वो चारों आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पे कर सकते हैं। तो उसके बदले आपको फैक्टर इनकम मिल रही है हाउस होल्ड को। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि ये एक फ्लो चार्ट बन गया। अब इस फ्लो चार्ट में देखें कि पहला आपने पढ़ा था हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा आपने पढ़ा प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा आपने पढ़ा इनको मिलाने के लिए वो फाइनेंशियल सेक्टर था, तीसरा जो है वो गवर्नमेंट हो गई है, और चौथा जो हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चार सेक्टर्स जो हैं इन सबका रिलेशन फाइनेंशियल सेक्टर के साथ क्या है? सभी के सभी फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी सेविंग डालते हैं, ठीक है, या इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, बदले में वो रिटर्न्स ले लेते हैं। ये फाइनेंशियल सेक्टर के साथ चारों का कनेक्शन है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो है गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है। गवर्नमेंट क्या करती है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डोनेशंस लेती है, जिसे हम ट्रांसफर्स कहते हैं। वन साइडेड पेमेंट्स हो गई, डोनेशंस हैं, गिफ्ट्स हैं, विदेशी हमें देते हैं, हम विदेशियों को दे देते हैं, यानी कि हमारी सरकार विदेशों से लेती भी है और देती भी है। इसी तरीके से प्रोड्यूसर्स भी हैं, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डोनेशंस भी कर सकते हैं। वो सामान तो दे ही रहे थे, यहाँ साधन आ ही रहे थे, हाउस होल्ड के पास जा रहे थे, सॉरी, जाने के बदले में पेमेंट मिल गई थी, तो हम गिफ्ट डोनेशंस वगैरह भी दे सकते हैं, तो हम ले भी सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट फोर्थ सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ये फ्लो बना है, सर्कुलर फ्लो है। जैसे हम अगर अपनी वेन काट दें, इंसान अपनी नस काट दे, तो जो हमारा शरीर के अंदर खून जा रहा है, इसके भी हम सेक्टर्स बना सकते हैं कि सिर में जा रहा है, पैर में जा रहा है, फिर राइट हैंड में जा रहा है, लेफ्ट हैंड में जा रहा है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये फ्लो में है। और अगर वेन कट गई तो वो फ्लो क्या हो गया? निकलने लग गया। उस फ्लो से होगा क्या? होगा क्या? कमजोरी होगी, और अगर हम ठीक नहीं हुए तो हम मतलब ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यही एक इकोनॉमी के साथ है। तो लीकेज जिसे हम कहते हैं, लीकेज हम कहते हैं शरण। तो लीकेज होने से क्या होगा? ये सेविंग एज ए लीकेज है। अगर इस सर्कुलर फ्लो में हम पैसा घूम रहा है इकोनॉमी के अंदर, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में निकल रहा है, और वो लीक हो जाए, वो आगे चैनलाइज ना हो, तो इकोनॉमी क्या होगी? सिकुड़ने लग जाएगी। तो ये सेविंग है, ठीक है। सेविंग एज ए विड्रॉल हम कहेंगे। ऐसे ही टैक्सेस हैं, टैक्सेस जितने ज्यादा लगेंगे वो पैसा मार्केट को उतना ही ज्यादा डिस्टर्ब करता जाएगा, अगर वो आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट नहीं यूज करती है उसे, या और कहीं उसे खर्च नहीं करती है। तो ऐसे ही है हमारा पैसा जो है इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा पैसा विदेश में चला जाता है, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन होने लग जाएगी। ये सब हमारे विड्रॉल्स या लीकेज कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब इनके बदले क्या होता है? आप देखेंगे अगर सेविंग की, तो सेविंग का ही पैसा अगर इन्वेस्ट हो जाए तो वो एज ए इंजेक्शन बन जाएगा। उस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? इकोनॉमी बड़ी होने लग जाएगी, इनकम बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है एज ए इंजेक्शन काम करता है, तो और सेविंग जो है वो विड्रॉल के रूप में काम करती है।
फिर आप देखें तो गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिए, टैक्स लेना लीकेज हो गया, और अगर गवर्नमेंट यही पैसा आगे जाके खर्च कर देती है तो वो पैसा जो है आपका इंजेक्शन के रूप में हो जाएगा, इकोनॉमी को प्रोग्रेस लेके आएगा वो। ऐसे ही अगर हम देखें कि इंपोर्ट करते हैं तो हमारा पैसा बाहर जा रहा था, वो लीकेज था, वो विड्रॉल था, और वही अगर हम एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो एक्सपोर्ट होने से हमारे पास पैसा आने लग जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जब आप करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर पैसा आता है। तो ये पैसा जो तीनों चीजें थी ये इंजेक्शंस के रूप में है। तो इंजेक्शंस के अंदर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट हमारा इंजेक्शन है, गवर्नमेंट का खर्चा हमारा इंजेक्शन है, और एक्सपोर्ट्स जो है वो इंजेक्शन है। और इसके विपरीत अगर देखें, इसे हिंदी में हम भरण कहते हैं, ठीक है, इंजेक्शन भरण, और शरण ये हो जाएगा विड्रॉल्स, लीकेज, ठीक है। तो इकोनॉमी में क्या होगा, आपने देखा इंजेक्शंस और लीकेज या विड्रॉल्स, ठीक है। तो लीकेज में आपने देखा सेविंग है, टैक्स है और इंपोर्ट्स हो गए, और इंजेक्शन में देखा कि इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का खर्चा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, और एक्सपोर्ट्स हो गए। एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड एम स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट। ये अगर इक्वल हो जाएं तो इसे हम कहेंगे इकोनॉमी जो हो गई है वो इक्विलिब्रियम में हो गई है, संतुलन में हो गई है, संतुलन। सो आई प्लस जी प्लस एक्स दीज आर इंजेक्शंस, और सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट्स दीज आर विड्रॉल्स जो इकोनॉमी को कम करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, इधर के तीनों और उधर के तीनों, यानी इंजेक्शंस इज इक्वल टू लीकेज या विड्रॉल। देखिए सिग्निफिकेंस अब हम पढ़ रहे हैं, ये सब करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब इसके पढ़ने से हमें फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि ये जो हमने 4 सेक्टर्स पढ़े, यानी हाउस होल्ड सेक्टर परिवार क्षेत्र, प्रोड्यूसर उत्पादक क्षेत्र, गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी शेष विश्व क्षेत्र, ये आपस में कैसे बॉन्डिंग है इनके बीच में, ये देखिए बॉन्डिंग का मैंने निशान लगा रखा है कि परस्पर निर्भरता का ज्ञान है। क्या कि भाई हाउस होल्ड जो है, परिवार जो है, वो बाकी के ऊपर क्यों निर्भर है, या वो क्या मदद कर रहा है उनकी, और वो एक दूसरे से किस तरीके से आपस में मिले हुए हैं, किन कारणों से मिले हुए हैं, वो सब हमने यहाँ पे पढ़ा कि कोई सेविंग के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई परचेजेस के लिए, ये सब यहाँ पर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, गवर्नमेंट का खर्चा जो हमने पीछे पढ़ा था वो आपसी निर्भरता को डिफाइन करता है। यहाँ आपको राष्ट्रीय आय का अनुमान लगता है। कैसे लगता है, जब हमने 4 फैक्टर्स हाउस होल्ड यानी परिवार क्षेत्र से उत्पादक के पास गए तो उनको बदले में क्या मिला, उनको बदले में मिला लगान प्लस ब्याज रेंट, इंटरेस्ट, मजदूरी प्लस लाभ, यानी कि रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट। अगर ये देश के अंदर अंदर का लें तो हम कहेंगे, जैसे ये इंडिया का मैप बना हुआ और इसके अंदर ये है, तो इसे हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम। अगर ये रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट हो गया और इकोनॉमी के अंदर अंदर का लिया है, शेष विश्व के साथ हमने कोई कनेक्शन नहीं किया है, साधन वहां से क्या लाए क्या लेके गए वो नहीं लिया, तो हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम है। और अगर विदेशी क्षेत्र को हम देखें तो हमारे साधन वहां से कमा के लाते हैं, वो हम जोड़ लें, और वो हमसे हमारे उनके साधन हमसे कमा के लेके गए उनको हटा दें, तो ये जो पैकेज बनता है इसे हम कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो घरेलू आय के अंदर अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ले लेंगे, जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगी हमारी राष्ट्रीय आय। तो आय के चक्रीय प्रवाह से हम राष्ट्रीय आय का निर्धारण कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हमारे फायदे का था। तीसरा हमने यहां देखा समावेश भरण या इंजेक्शन जिसे हम कहते थे, वो
इंजेक्शंस के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, गवर्नमेंट का खर्चा पढ़ा था, एक्सपोर्ट्स पढ़ा था। तो ये 3 चीजें हमें यहाँ पर पता चली कि ये इंजेक्शन का काम कर रही हैं। देश अगर धीमी गति से चल रहा है तो ये तीनों एक्टिव फोर्स हैं, इनको ज्यादा किया जाए ताकि देश तरक्की करे, हमारी राष्ट्रीय आय बढ़े, जीडीपी बढ़े, जिसे डोमेस्टिक इनकम हम कहते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे ये भी पता चला कि सेविंग है, टैक्स है, इंपोर्ट्स हैं, ये लीकेज का काम करते हैं। अगर हम ये आय का चक्रीय प्रवाह नहीं पढ़ते तो हमें क्या पता चलता कि समावेश क्या होता है या शरण क्या होता है, जिसे हम वापसी भी कहते हैं। ये क्या चीजें होती हैं और हमारे क्या काम आती हैं अर्थव्यवस्था में। तो इन चीजों का पता चला। यहाँ हमें विभिन्न समष्टिगत चरों का महत्व का भी पता चलता है। यहाँ हमें सेविंग क्या है ये पता चलता है, इन्वेस्टमेंट क्या है ये पता चलता है, इनके क्या फायदे हैं, सेविंग जाती कहाँ पर है, वो चैनलाइज होती है फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू, फिर इन्वेस्टमेंट में जाती है। तो यहाँ पे हमें राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का पता चलता है, बचत का पता चलता है, निवेश, और इस तरह के हमें वैरायटी हमें यहाँ मिलती है, नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं इस सर्कुलर फ्लो के माध्यम से। तो ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो गया है। एक बार हम इसे रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में आप देखेंगे कि 4 सेक्टर हमें पढ़े। चारों सेक्टर्स के अंदर जो फ्लो ऑफ इनकम है वो एक सेक्टर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह से जाता है। हमने पढ़ा यहाँ पे कंजम्पशन। कंजम्पशन हम देखते हैं आर्थिक क्रिया थी जिसके अंतर्गत हमने देखा था वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं हम अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए। फिर हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजीगत पदार्थों पर किया जाने वाला खर्चा या पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करना, ये इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे इसके अंदर चक्रीय प्रवाह जो है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये चक्र के रूप में चलता रहता है देश के अंदर। और इसे समझने के लिए हमने 4 सेक्टर्स पढ़े। परिवार पढ़ा हमने, सरकार पढ़ी हमने, उत्पादक पढ़ा, शेष विश्व पढ़ा, और इन सबको संभालने के लिए, अपना पैसा डालने के लिए वो हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप अपना होमवर्क कर लेंगे। चारों सेक्टर्स जो एग्जाम में आते हैं वो 2 सेक्टर आ जाता है विद फाइनेंशियल मार्केट, 3 सेक्टर अलग से क्वेश्चन बनता है, 4 सेक्टर अलग से क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ये हम पढ़ते ही क्यों हैं, ये इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ बेसिक्स हैं जो 1 मार्क के हैं, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो फर्दर हम अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में भी, नेशनल इनकम वालों में हम दोबारा से रिपीट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप अपना सेहत का ध्यान रखेंगे, जो मैंने काम कराया है इसे आप पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से काम करना है। फिर वही कहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना है, फेस पे मास्क लगाना है, कहीं भी बाहर जाएं तो अपने आप को सैनिटाइज करें आते ही। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग रहें, मास्क का ध्यान पूरा इस्तेमाल करें, और इस चैप्टर को एटलीस्ट आज ये पूरा होने के बाद अपना कॉपी पेन लेके इसको डायग्राम जो आपने देखा था सर्कुलर फ्लो का, उस चार्ट को बनाएं, पढ़ें, और आपस में भी फोन के ऊपर एक दूसरे बच्चे के साथ टच में रहें और शेयर करें बातों को। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।